गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने जेनेटिक्स की कुछ बेसिक्स बातों के बारे में हमने देखा था, कुछ बेसिक्स हमने सीखी थी। आज उसी की अगली कड़ी में हम बात करेंगे मेंडल से संबंधित। तो जो हम पढ़ रहे थे वो हम बात कर रहे थे आपके जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स में हमने कुछ बेसिक्स बातें की थी। आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं मेंडलिज्म। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी बातें की थी मेंडल के बारे में कि मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया का एक हिजनडोर्फ प्रांत था, वहाँ एक सिलीशिया गांव था, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी उपाधि प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप इन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली, और उसके बाद में ये ब्रुन के अंदर पादरी बन गए। उसके बाद में वहीं पे रहकर इन्होंने उद्यान मटर, जिसे हम पाइसम सेटाइम के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। 1857 से लेकर 1865 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो निष्कर्ष निकले उन्होंने उसको पब्लिश करवाया 1866 ईस्वी में। उसके बाद में जो इन्होंने निष्कर्ष पब्लिश करवाए थे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से निष्कर्ष इनके पब्लिश हुए। 1884 में 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के उपरांत 3 वैज्ञानिकों की हमने बात की थी, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वॉन सेरमार्क। उन तीनों ने पुनः इनके निष्कर्षों की खोज की, और सन 1900 में फ्लोरा नामक मैगजीन्स में इनके निष्कर्षों को पुनः पब्लिश करवाया। उसके बाद में मेंडल के जो निष्कर्ष थे, नियम थे, वो पूरी दुनिया के सामने आए। हम बात करें कि इतने समय तक मेंडल के नियम छिपे हुए क्यों रहे, इसके कुछ रीजन थे। पहली चीज तो कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट और जो निष्कर्ष पब्लिश करवाए वो सब गणितीय थे और जटिल थे, और अपने समय से आगे के थे। तो वैज्ञानिक समुदाय का इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए वो। इसके अलावा इन्होंने जिस समय अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिस समय अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसी समय एक और वैज्ञानिक थे जो आप जानते हो, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक बुक्स पब्लिश की थी 1859 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1859 में, और पूरे वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान उस तरफ आकर्षित था, और सभी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इवोल्यूशन क्या चीज है, हमारा द्विकास कैसे हुआ होगा, जंतुओं का इस पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ होगा। तो अधिकतर वैज्ञानिकों का ध्यान उस तरफ था। इस तरफ भी मेंडल के निष्कर्षों की तरफ कोई आकर्षित नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक पादप के ऊपर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, हिरेशियम नामक पादप था, और हिरेशियम नामक पादप पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके जो निष्कर्ष निकले वो पूरी तरह से क्या थे, गलत थे, जिसकी वजह से वैज्ञानिक समुदाय का इनके निष्कर्षों, इनके सिद्धांतों की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। मेंडल से अगर पूर्व की हम बात करें, तो मेंडल से पूर्व जो भी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कंसेप्ट की बात करते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो संतति होती है, संतति में जो भी लक्षण होते हैं वो माता व पिता के मिश्रित लक्षण संतति के अंदर आते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि संतति के लक्षण उसके माता व पिता के लक्षणों का मिश्रण होता है, जिसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं।
मेंडल ने लाइक बिगेट्स लाइक थ्योरी का प्रतिपादन किया, मतलब कि जो संतति होती है उस संतति के अंदर जो लक्षण होते हैं वो माता व पिता दोनों से आते हैं। हम ऐसे कहें कि माता व पिता से जो लक्षणों की वंशागति है वो संततियों के अंदर होती है, न कि उसका मिश्रण होता है। उसके बाद में एक और शब्दावली आती है एटाविज्म, और ये एटाविज्म जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को नकारता है। एटाविज्म जिसको हम कहते हैं पूर्वजता के नाम से जानते हैं। पूर्वजता का मतलब कि कई बार संततियों में ऐसे लक्षण अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं जो वर्तमान जाति के अंदर उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन उनसे जो उनकी पूर्वज जातियां उनके अंदर वो विद्यमान होते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं समझाऊं एटाविज्म को, कि कई बार मनुष्य के जो नवजात शिशु होते हैं उन नवजात शिशुओं में पूंछ पाई जाती है, पूंछ उपस्थित होती है, और पूंछ वर्तमान में किसी भी मानव समष्टि में नहीं पाई जाती। तो ये इंगित करती है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी ऐसे जानवर से हुई है जिसके पूंछ विद्यमान रही होगी। इसी तरह कई बार शिशुओं के अंदर क्या है, जो हमारे रदनक कैनाइन दांत होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं। तो ये भी किसकी तरफ इशारा करते हैं कि हमारी उत्पत्ति ऐसे जंतुओं से हुई है जो कैसे थे, मांसाहारी थे स्वभाव से। या कई बार मनुष्य के पूरे शरीर के ऊपर घने बालों का आवरण मौजूद रहता है, तो ये भी इस ओर इंगित करता है कि हमारी उत्पत्ति किसी ऐसे जानवर से हुई है जिसका पूरा शरीर घने बालों से आवृत रहता था। तो ये एटाविज्म जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को कंसेप्ट को नकारता है। तो ये तो बात की हमने कि मेंडल इतने दिनों तक कैसे जो उसके निष्कर्ष थे वो कैसे दुनिया के सामने नहीं आ पाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल से पूर्व भी कई वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स पर प्रयोग किए थे, लेकिन वो उसके अंदर सफल नहीं हो पाए। तो उसके भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है कि मेंडल से पहले के जो वैज्ञानिक थे वो कई सारे लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते थे, और कई सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे, तो उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहुंच पाए। तो मेंडल की सफलता का ये एक प्रमुख कारण था कि मेंडल ने एक या दो लक्षणों की वंशागति का ही अध्ययन किया, और उन पूरे लक्षणों की वंशागति के जो निष्कर्ष निकले उन निष्कर्ष को वो रिकॉर्ड करके रखते थे, जो गणितीय रूप में थे उनको रिकॉर्ड करके वो रखते थे। और मेंडल ने जिस पौधे का चुनाव किया पाइसम सटाइवम का, उस पाइसम सटाइवम पौधे का एक तो जीवन चक्र क्या होता था, बिल्कुल छोटा होता है जीवन चक्र, तो काफी सारी पीढ़ियों का वो अध्ययन कर पाया। उसके अलावा जो मटर का पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलैंगिक होता है, तो उसके अंदर स्वपरागण तो प्राकृतिक रूप से होता ही होता है, इसके अलावा उससे परपरागण भी करवाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से मेंडल को सफलता अर्जित हो पाई। अगर हम बात करें मेंडल के निष्कर्षों की, तो कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दो नियम दिए। पहला नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम जिसे हम जानते हैं, या उसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और दूसरा जो नियम दिया वो दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसके अलावा मेंडल के निष्कर्षों की बात करें, कंक्लूजन्स की बात करें, तो कंक्लूजन में हम यूनिट फैक्टर, युग्मित कारक, इसके अलावा हम प्रभाविकता क्या है इसकी हम बात करेंगे, सेग्रीगेशन क्या होता है, पृथक्करण क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन क्या होता है, हम इसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, और ये 7 जोड़ी जो लक्षण थे वो 4 गुणसूत्रों पर इनकी जीन उपस्थित थी। क्रोमोसोम संख्या फर्स्ट
4th, 5th और 7th, मतलब 1 नंबर गुणसूत्र संख्या, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर गुणसूत्रों के ऊपर इन लक्षणों के जीन विद्यमान थे। मेंडल ने जो इन 7 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और इन 7 जोड़ी लक्षणों की जो जीन थी 4 गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित थी, ये बात एक साइंटिस्ट ने बताई, उनका नाम था ब्लिक्स्ट। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम बात करें बीज की आकृति, बीज पत्रों का रंग, फली का रंग, फली की आकृति, फली की स्थिति, पादप की ऊंचाई, बीज चोल का रंग या पुष्प का रंग। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जिनका अध्ययन, जिनकी वंशागति का अध्ययन मेंडल के द्वारा किया गया। और प्रत्येक लक्षण में क्या था? एक लक्षण प्रभावी लक्षण था और एक लक्षण कौन सा था? अप्रभावी लक्षण की भी हम बात करेंगे, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अब हम बात करें कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन थी, वो जीन निर्धारित करती थी बीजपत्रों के रंग के लक्षण को और बीजचोल के रंग और पुष्प के रंग के लक्षण को निर्धारित करने वाली जीन क्रोमोसोम संख्या 1 के ऊपर उपस्थित थी। क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर फली की आकृति, फली की स्थिति और पादप की ऊंचाई, ये तीनों लक्षणों का निर्धारण करने वाली जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर थी। फली के रंग का निर्धारण करने वाली जीन क्रोमोसोम नंबर 5 पर उपस्थित थी और बीज की आकृति का निर्धारण करने वाली जो जीन थी वो क्रोमोसोम संख्या 7 के ऊपर विद्यमान होती है। ये बात किसने बताई? ब्लिक्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई। तो यहां पर हम बात करें कि मेंडल ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसको कहीं पे भी लिंकेज, सहलग्नता उसको कहीं लक्षणों में दिखाई नहीं दी। ये लिंकेज क्या होती है? सहलग्नता, मतलब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ वंशानुगत होना क्या कहलाता है? सहलग्नता। तो मेंडल को कहीं पे भी लक्षणों में सहलग्नता दिखाई नहीं दी। तो उसका प्रभावी रीजन ये हो सकता है कि या तो मेंडल सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने ऐसे 2 लक्षणों को एक साथ नहीं लिया, उनकी वंशागति का अध्ययन नहीं किया जिनकी जीन क्या थी? सहलग्न थी। या उन्होंने, ये भी पॉसिबल रीजन हो सकता है कि उन्होंने वंशागति का अध्ययन किया हो लेकिन उसके निष्कर्ष उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाए। यहां पर एक चीज आती है प्लियोट्रोपिक जीन, कंसेप्ट आता है आपका प्लियोट्रोपिक जीन। ये क्या होता है? अभी हमने कहा कि कई जो लक्षण होते हैं उनका निर्धारण एक ही जीन के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों का निर्धारण करती है, ऐसी जीन को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। एक बार पुनः बोल रहा हूं कि ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर नियंत्रण रखती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन हम उसको कहते हैं। तो ये तो हमने बात की मेंडल के सामान्य परिचय, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, असफल क्यों हुए, सफलता के क्या कारण थे और जिन लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया वो लक्षण कौन से क्रोमोसोम संख्या पर उपस्थित थे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडल ने कौन सी तकनीक का उपयोग किया। अगर हम मेंडल के, अभी इसका जब हम पढ़ेंगे उसके एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, तब हम वहां पर उसकी पीढ़ियों की बात करेंगे। प्रथम पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी की बात करेंगे, F1 जनरेशन की बात करेंगे, F2 जनरेशन की बात करेंगे, F3 जनरेशन सक्सेसिव, हम ये बात करेंगे। तो जो F1 पीढ़ी का निर्माण होता है वो F1 पीढ़ी का निर्माण पर परागण से होता है, क्रॉस पोलिनेशन से होता है। और F1 पीढ़ी के बाद में जितनी भी पीढ़ियों की प्राप्ति मेंडल ने की वो की सेल्फिंग के द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा की। पोलिनेशन के ऊपर मैं पूर्व में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं,
तो पोलिनेशन की मैं एक बार पुनः आपको परिभाषा बता दूं। पोलिनेशन मतलब परागण का मतलब होता है कि किसी भी पुष्प के पराग कोषों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पुष्प के अंदर पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर हमने देखा था परागकोश होता है, परागकोश के अंदर क्या उपस्थित है? आपके परागण उपस्थित है। उन परागकणों का पुष्प की जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का जो ऊपर वाला भाग है, जो रिसेप्टिव पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा था? वर्तिकाग्र कहा था, स्टिग्मा कहा था। तो इन परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती? परागण कहलाती। अगर ये एक ही पादप के दो फूलों के बीच में हो रही है या एक ही पुष्प के बीच में हो रही है या एक ही जाति के दो पादपों के पुष्पों के बीच में हो रही है, इस आधार पर हम इसको आगे क्लासीफाई करते हैं। अगर एक ही पुष्प, और वो पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी होगा, मतलब उसके अंदर स्त्री केसर भी मौजूद है और उसके अंदर पुंकेसर भी मौजूद है। तो अगर उसके अंदर परागण की क्रिया हो रही है तो उसको हम कहते हैं सेल्फिंग, स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, सजात पुष्पी परागण और विषमजात पुष्पी परागण, जिसको हम जिटोनोगेमी और जिनोगेमी के नाम से जानते हैं। तो जिटोनोगेमी हम बात करते हैं, एक ही पुष्प, एक ही पादप है, एक ही पादप के दो फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं समजात पुष्पी परागण। ये भी अगर जेनेटिकली रूप से देखा जाए तो जेनेटिकली रूप से क्या है? सेल्फ पोलिनेशन ही है। क्यों? क्योंकि एक ही पादप है तो उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। और जो सिमिलर होगा तो वो एक तरह से क्या हो गया? आपका सेल्फ पोलिनेशन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ही जाति के दो पादप हैं, जैसे कि दो अलग अलग पादप है लेकिन है एक ही जाति के, ठीक है, जैसे कोई भी एक पादप है, कोई नीम का पादप है, ठीक है, वो दो पादप है नीम के ही, लेकिन उन दोनों पादपों के फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिनोगेमी कहते हैं। तो दो पादप है एक ही जाति के, लेकिन दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो इसको हम वास्तविक रूप से क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन हम कहते हैं। तो मेंडल के द्वारा क्या करवाया जाता था कि मटर का पौधा है, बाइसम सेटाइवम है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, इसके अंदर स्त्री केसर भी मौजूद है, इसके अंदर पुंकेसर भी मौजूद है। तो जब इसको पर परागण की क्रिया संपन्न करवानी होती थी, स्वपरागण को रोकना होता था, तो ये दो टेक्निक्स का यूज करते थे। एक करते थे आपके इमेस्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं विपुंसन, और दूसरी जो टेक्निक थी वो थी बेगिंग, जिसको हम कहते हैं थैलीकरण। विपुंसन नाम से वि का मतलब हटाना, पुंसन का मतलब पुंकेसरों, कि मटर के पुष्प में से पुंकेसरों को काटकर अलग कर देने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। और विपुंसन क्यों करवाया? क्यों? क्योंकि इस फूल के अंदर स्वपरागण को रोकना है। अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे तो वहां पर क्या होगी? स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। स्वपरागण को रोकना है और हमें क्या करवाना है? पर परागण करवाना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसका पुंकेसर हम काटकर हटा देंगे, तो जो फूल अब द्विलिंगी था वो मादा पुष्प की तरह बिहेव करेगा। तो ये पर परागण करवाने के लिए उसने इमेस्कुलेशन टेक्निक्स का यूज किया। दूसरा था बेगिंग, विपुंसित तो कर दिया, काटकर हटा दिया पुंकेसर को, लेकिन अभी भी उसके ऊपर अवांछित परागण आ सकते हैं। अपने को जो क्रॉस पोलिनेशन करवाना है वो सेलेक्टेड करवाना है, चयनित अपने को परपरागण करवाना है, अवांछित परपरागण को अपने को रोकना है। तो ऐसे विपुंसित पुष्प को हम क्या करते हैं? थैली के द्वारा आवृत कर देते हैं, थैली के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि उसके अंदर अवांछित परपरागण को रोका जा सके। तो पर परागण करवाने के लिए मेंडल के द्वारा इन दो टेक्निक्स का यूज किया जाता था, इमेस्कुलेशन, विपुंसन और बेगिंग, थैलीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी तकनीकी शब्दावली जो आपको आवश्यक है जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर कि फैक्टर शब्द क्या है। इस
फैक्टर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो सबसे पहले कार्ल कोरेंस के द्वारा किया गया था। तो कार्ल कोरेंस के द्वारा फैक्टर शब्द दिया गया। मेंडल इनको फैक्टर का बोलकर एलिमेंट बोला गया। मेंडल द्वारा जो शब्द का प्रतिपादन किया गया वो था एलिमेंट, और जोहानसन 1909 में इनके द्वारा जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया। ये तीनों ही शब्द एक ही है कि पादप में कोई भी लक्षण है, वो चाहे पादप की ऊंचाई से संबंधित हो, चाहे वो फली की आकृति से संबंधित हो, उसके रंग से संबंधित हो, फली की स्थिति से संबंधित हो, उन सभी लक्षणों का निर्धारण करने के लिए कुछ कारक मौजूद होते हैं, कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं, और वर्तमान में कुछ जीन मौजूद होती है। वर्तमान में हम इस शब्द की बात करते हैं जीन, हम फैक्टर की बात नहीं करते, हम एलिमेंट की बात नहीं करते। तो सजीवों के लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जो आवश्यक होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, जीन कहते हैं। ये दोनों शब्द क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है वर्तमान में। जीन शब्द एक्सेप्टेबल है। और जीन अपने को पता है कि जीन कहां उपस्थित होते हैं? जीन गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट स्थल पर उपस्थित होते हैं जिसको हम लोकाई कहते हैं, लोकस कहते हैं। वहां पर ये जीन उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर के अंदर ही हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दो शब्दावली होमो जाइगस, एक हम बात करते हैं हिटेरो जाइगस, और एक हम बात करते हैं हेमी जाइगस। समयुग्मजी, विषम युग्मजी और आपके अर्ध युग्मजी। तो सिंपल सा समयुग्मकी मतलब समान युग्म, मतलब कि किसी भी लक्षण को जो निर्धारित कर रहे हैं कारक या एलिमेंट या जीन, वो समान प्रभाव की हो। जैसे मैं बात करूं कि मेंडल ने मटर के पादप की ऊंचाई के लक्षण का अध्ययन किया, और दो लक्षण होते हैं, जो एक प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि पादप की ऊंचाई, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होंगे उनको हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते या प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाते, उनको हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षणों को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। तो ये कहा हमने कि जब दोनों कारक जो हों वो समान प्रभाव के हों, एक जैसे हों, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी अवस्था हम इसको कहते हैं। दूसरी चीज कि अगर ये दोनों विपरीत प्रभाव वाले हों, एक प्रभावी हो और एक ऐसा हो अप्रभावी लक्षण हो, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तीसरी अवस्था हम बात करते हैं हेमीजाइगस, और हेमीजाइगस कंडीशन में हम बात करते हैं मनुष्य की जो 23वीं जोड़ी होती है, लिंग गुणसूत्र जिसको हम कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अब यहां पर देखो, एक गुणसूत्र अक्ष आधा वाई, यहां पर कंडीशन, ये जो वाई गुणसूत्र है वो कैसा है? अर्धयुग्मजी है। इस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? अर्धयुग्मजी अवस्था हम इसको कह रहे हैं। अब क्वेश्चन मेरा यहां पर ये है कि जब भी हम मेंडल के नियमों की बात करते हैं, तो मेंडल के नियमों में जब भी हम
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो किसी भी लक्षण को दर्शाने के लिए हम इन दो अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, दो कैपिटल अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हम सिंगल अक्षर का इस्तेमाल नहीं करते, दो के अलावा हम 3 का, 4 का, 5 का इनका इस्तेमाल दो का ही क्यों करते हैं? तो ये मैंने पूर्व कक्षा में आपसे बात की थी जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की थी। होमोलोगस क्रोमोसोम में हमने कहा था कि ये मान के चलो ये नर और ये मादा पुष्प की तरह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं। तो ये जो नर भाग है, मतलब ये जो पादप है, इस पादप के निर्माण के अंदर भी दो पेरेंट्स की भूमिका रही थी, एक मैटरनल साइड का और एक पैटर्नल साइड का। इसी तरह इस वाले पादप के अंदर भी एक मैटरनल और एक पैटर्नल दो की भूमिका रही थी। और हमने कहा था कि मैटरनल में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? आधी होती है। मतलब मटर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? तो ये जो गुणसूत्र संख्या फर्स्ट थी, ये इस गुणसूत्र संख्या फर्स्ट के कैसे थी? समजात थी। तो हमने ये लिखा है। इसी तरह दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का, पांचवें का, छठवें का, सातवें का एक दूसरे में क्या होते हैं? समजात होते हैं। और हमने वहां पर प्रतिपादन किया था एक शब्द का, एलील का, युग्म विकल्प का, कि प्रत्येक जीन के एकांतरित स्वरूप को, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। कि किसी भी लक्षण का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है, और वो जीन क्या होती है? उस जीन के दो एकांतरित स्वरूप होते हैं, और वो दोनों एकांतरित स्वरूप कहां पर विद्यमान होते हैं? वो विद्यमान होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने उपस्थित होते हैं। पूर्व लेक्चर में हमने बात की थी कि ये क्रोमोसोम संख्या फर्स्ट पैटर्नल की, ये क्रोमोसोम संख्या फर्स्ट मैटरनल साइड। तो यहां पर पादप की ऊंचाई का निर्धारण करने वाली जीन टी, और यहां पे भी निर्धारण करने वाली जीन टी। ठीक है? इस तरह इस गुणसूत्र की एक समुच्चय का निर्माण हुआ था। ये लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है टीटी। ये गुणसूत्र संख्या, ये कंडीशन की हो सकती है। ठीक है? इस कारण हम हमेशा जो ये युग्मक लिखते हैं, उन युग्मकों को हम क्या लिखते हैं? जोड़े के अंदर लिखते हैं। तो ये हमने बात की कि या तो समान प्रभाव वाले होंगे तो उसको होमोजाइगस अवस्था हम कहेंगे, अगर असमान प्रभाव वाले होंगे तो उनको हम विषम युग्मजीय अवस्था कहेंगे, और अगर जोड़ी के दोनों कारकों में से सिर्फ एक ही कारक उपस्थित हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्धयुग्मजीय अवस्था हम कहते हैं। और ये जो दोनों शब्द हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये शब्द का जो प्रतिपादन था वो किसके द्वारा किया गया था? बेटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दोनों शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉनसन के द्वारा किया गया। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में हम क्या कहते हैं? किसे कहेंगे लक्षण प्रारूप? कि कोई भी ऐसा लक्षण जो हमें बाहरी तौर पर दिखाई देता है, बाहर से नजर आने वाला लक्षण, उसको हम क्या कह रहे हैं? फिनोटाइप कह रहे हैं। जैसे पादप की ऊंचाई, हमें बाहर से दृष्टिगोचर हो जाती है कि पादप की ऊंचाई लंबा है या पादप कैसा है? घूना है। फली का रंग हरा है या पीला है? फली की आकृति पिचकी हुई है कि फूली हुई है? बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार है? बीज चोल का रंग। तो ये सब जो लक्षण है, हमारी स्किन का कलर, ठीक है, बालों का रंग, आंखों की कॉर्निया का रंग, ये सभी लक्षण कैसे हैं? हमें बाहरी तौर पर दिखाई
दे जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जिनका हम बाहर से अवलोकन कर सकते हैं, जो बाहर से दिखाई दे जाते हैं, ऐसे आकार के लक्षणों को हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। दूसरा है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इस केस में मैं बात करूं कि बाहर से अपने को दिखाई दे गया कि ये पादप कैसा है? लंबा है। पादप ये भी कैसा है? लंबा है। ये दोनों अपने को दिख रहे हैं कि पादप लंबे हैं, लेकिन इनका अपने को जीनी संगठन का पता नहीं है। किसी भी पादप को हम देखकर उसके जीनी संगठन का पता हम नहीं लगा सकते। तो किसी भी पादप का जो जीनी संगठन होगा वो जीनी संगठन क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। दूसरी फिनोटाइप। जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, जीनोटाइप प्रभावित नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी एक पादप है, स्मॉल पादप है, ड्वार्फ पादप है, तो ड्वार्फ है तो इसका जीनी संगठन कैसा है? स्मॉल। अगर इस ड्वार्फ पादप पर हम जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से ये पादप कैसा हो जाएगा? टोल हो जाएगा, लेकिन इसका जीनी संगठन तो कैसा रहेगा? यही रहेगा। जीनी संगठन प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसका लक्षण प्रारूप कैसा हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, लेकिन जीनी जो संगठन होगा वो बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें, आपके एक और शब्दावली आती है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब है कि अलग अलग जीनोटाइप है, अलग अलग जीनोटाइप है और अलग अलग एनवायरमेंट में है, लेकिन अलग अलग जीनोटाइप के होते हुए अलग अलग एनवायरमेंट में होने के बावजूद उनके द्वारा जो लक्षण प्रारूप है वो कैसा दिखाई देता है? सिमिलर दर्शाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोकॉपी हम कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि अलग अलग जीनोटाइप है, ठीक है, और अलग अलग एनवायरमेंट में है। तो जैसे मैं बात करूं कि कोई एक पादप है वो टोल पादप है, ठीक है, टोल पादप है, ठीक है, या एक द्वार पादप ले लो, ये द्वार पादप, ठीक है, और एक ऐसा है आपका टोल पादप है, एक टोल पादप और है, ठीक है। अब अभी हमने बात की थी कि जब जिब्रेलिन हार्मोन का हमने छिड़काव किया था, जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से, जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से हमने क्या किया था कि एक द्वार पादप था, उस द्वार पादप को हमने क्या किया था? उसको हमने टोल बना दिया था। क्लियर? दोबारा से बात करते हैं। अलग अलग एनवायरमेंट में और अलग अलग जीनोटाइप के द्वारा अगर फिनोटाइप सेम दर्शाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोकॉपी हम कहते हैं। अभी नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने बात की कि एक द्वार पादप था, उस द्वार पादप पर हमने जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया और जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से जो लक्षण प्रारूप प्रकट हुआ वो कैसा हुआ? आपका टोल, ठीक है। और एक टोल ये है, एक टोल कैसा है? ये है, या एक टोल ये है, ठीक है। ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है। देखो इनका जीनी प्रारूप अनुपात कैसा है? अलग अलग है। इसका जीनी प्रारूप अनुपात, इसका अगर जेनिक संगठन की बात करें तो कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी स्मॉल। सबका जीनिक संगठन कैसा है? अलग अलग है।
एनवायरमेंट अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर हमने जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया है, ये नेचुरल रूप से मौजूद थे। एनवायरमेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन फिनोटाइप सबके द्वारा कैसा दर्शाया जा रहा है, टॉल टॉल और टॉल। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग जीनोटाइप के द्वारा अगर समान फिनोटाइप प्रदर्शित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोकॉपी हम उसको कहते हैं। तो ये शब्दावली हम बात करेंगे जब हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, उस समय इनकी हम बात करेंगे। तो ये जेनेटिक्स की बेसिक शब्दावली है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ो तो जेनेटिक्स में आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आए। उसके अलावा हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जीनोम की बात की थी। उसके अलावा हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की थी। इसी तरह नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की हमने बात की थी, क्रोमेटिड की हमने बात की थी, और क्रोमेटिड के अलावा हमने बात की थी कि क्रोमेटिड कैसे हो सकते हैं, आपके सिस्टर क्रोमेटिड हो सकते हैं, और इसके अलावा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो सकते हैं। ये हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के संकरणों की बात करेंगे, जिसमें एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और उसके नियमों की, इन संकरणों की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आनुवंशिकी में नेक्स्ट ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो बार बार शब्दावली हमारे सामने आ रही है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और आपके डीएनए, ये हम बार बार इनकी बात करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। तो इन तीनों के अंदर क्या अंतर है, क्या इनके अंदर समानताएं हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। क्रोमेटिड के अंदर हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, ये सब हम जेनेटिक्स के अंदर समझेंगे। ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन में हम ये भी बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव क्रोमेटिन्स क्या होते हैं। तो ये बेसिक सी शब्दावली है जो जेनेटिक्स के अंदर आपको समझनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, कि जिसके बाद में जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ें तो हम आसानी से जेनेटिक्स को समझ सकें। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।